Rahim. Assalamu alaikum. Myself Dr. Ishrat Rani from Government Degree Girls College, Gusana Johar, Block 30. Today I want to discuss from chapter number 8, second year botany, the variation and genetics. The topic I have chosen is about Mendelian genetics. So dear students, today's lecture will be bilingual as we have our students attempting paper in Urdu medium. So what is variation and what is genetics? Firstly, I want to tell you the definitions. What is genetics? As you know that जीनियात का इल्म. So genetics is a branch of biology which concerned with the study of genes, genetic variation and heredity in the organisms. Or simply you can say that genetics may be defined as the study of genes. So what is heredity? Heredity क्या है? यानी मौरूसी किरदार क्या होते हैं? हेरिडिटी क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग द ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. यानी जो कुछ भी हमारे अंदर किरदार है, हमारा कद, हमारा रंग, हमारी हाइट, वो हमारे पेरेंट्स से आती है क्योंकि वो हमारी इनहेरिटेंस में है. सो एज यू नो दैट व्हाट इज जीन्स? जीन्स आप पहले भी पढ़ चुके होंगे. जीन्स इज द basic unit of inheritance. It consists of sequence of DNA which is the genetic material. और DNA के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं. चैप्टर नंबर 6 में हमने DNA एंड क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा है. यानी जीनियात वो इल्म है जिसमें आप अपने वो तमाम किरदार पढ़ते हैं जो आपके पेरेंट्स से आपके पास आते हैं. अब बात आती है वेरिएशंस पर. वेरिएशन क्या है? वेरिएशन इज द डिफरेंस और डिविएशन. यानी जो कुछ हमारे पेरेंट्स से आ रहा है 100% लाजमी नहीं है हम एज इट इज उनके जैसे हों, क्योंकि कॉम्बिनेशन है, क्रॉसिंग ओवर है, उनसे जीन्स में कॉम्बिनेशन आती है और नई वेराइटीज बनती हैं. सो वी कैन से दैट अ डिफरेंस और डिविएशन इन स्ट्रक्चर, फॉर्म, फंक्शन इज अ वेरिएशन. And variation is described as the variation in DNA sequence in each of our genome or genetic difference within or among the species of a population. Genetics arose out of the identification of genes, the fundamental units responsible for heredity. Genetics nowadays is a central pillar of biology and overlap with many other areas such as agriculture, medicine and biotechnology. हमारी बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें अब जेनेटिक्स हमारे पास मुख्तलिफ वैरायटीज, मुख्तलिफ मेडिसिन और बायोटेक्नोलॉजी में यूज हो रही है. सो द स्टूडेंट्स, WHO ने डेफिनेशन दी है जेनेटिक्स और जीनोम्स की, क्योंकि हमारे पास कुछ इंटर मिक्स सा ही कैरेक्टर लगता है जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स. सो the slight difference between genetics and genomics was given by WHO in 2002. Genetics क्या है? is the study of heredity. And genomics क्या है? Genomics is the study of genes and their functions and related techniques. So main difference क्या हुआ कि genetics scrutinize the functioning and composition of a single gene, while genomics क्या करती है? addresses all genes and their interrelationship in order to identify their combined influence on growth and development of organism. So ये दो slight difference के साथ definitions हैं. अब बात करते हैं हम जीन पूल की. जीन पूल क्या है, यानी किस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे और जीन पूल क्या है. रशियन जेनेटिक्स है, उस जेनेटिस्ट है, उन्होंने इसकी डेफिनेशन दी कि अ जीन पूल इज द सेट ऑफ ऑल जीन्स और जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन एनी पॉपुलेशन यूजुअली ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज. यानी हमारी कोई एक खास स्पीशीज के बारे में हम उसके तमाम जीनियात और उसकी पॉपुलेशन में जो कुछ भी डिफरेंसेस आ रहे हैं, कुछ भी हमें वो डिस्कस करना, उस जगह का, उस स्पीशीज का जीन पूल कहलाता है. और जीन पूल हमें क्या फायदा देता है कि इट इज वेरी यूजफुल फॉर प्लांट ब्रीडर्स बिकॉज इट गाइड देम टू सिलेक्ट द जर्म प्लाज्म टू यूज इन हाइब्रिडाइजेशन फॉर प्लांट इम्प्रूवमेंट. यानी हमारे पास जो हेल्दी जीन्स हैं, जो प्लांट हमें बहुत ज्यादा फ्रूट देते हैं, सीड्स देते हैं, हम उनके जीन्स को सेव करने के लिए हम एक जीन बैंक या सीड बैंक बनाते हैं ताकि हम उनकी कल्टीवेशन कर सकें. वजह क्या है कि अ लार्ज जीन पूल इंडिकेट्स हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी, इंक्रीज चांसेस ऑफ बायोलॉजिकल फिटनेस एंड सर्वाइवल. यानी
सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो जीन बहुत बेहतरीन तरीके से एनवायरमेंटल कंडीशन और फिजियोलॉजिकल कंडीशन को कोप करता है, वो हमारे पास आगे बहुत काम आता है। सो हाउ डज अ जीन पूल चेंज कैसे होता है? बहुत सारे तरीके हैं जीन पूल चेंज होने के। अगर म्यूटेशन हो या नेचुरल सिलेक्शन हो या जेनेटिक ड्रिफ्ट हो, ये इनसे आपका जीन पूल चेंज होता है। ब्रीडर्स क्या करते हैं? ब्रीडर्स यानी वो लोग जो फसलें उगाते हैं या जानदारों की प्रोडक्शन करते हैं, उनकी मैटिंग करवाते हैं। सो ब्रीडर्स क्रिएटेड मोर प्रोडक्टिव वैरायटीज ऑफ सीरियल्स थ्रू नोवेल टेक्निक्स सच एज शटल ब्रीडिंग एंड इम्प्रेस द ब्रीडिंग ऑफ वैरायटीज सुटेबल फॉर कल्टीवेशन अक्रॉस डिफरेंट क्लाइमेट्स। यानी हमारे पास जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो हमें उस हिसाब से अपनी जेनेटिक क्रॉप्स को भी चेंज करना पड़ेगा ताकि हमारे पास बेहतरीन वैरायटीज की क्रॉप्स हो और उनकी प्रोडक्शन भी हमारे पास ज्यादा हो। तो ये है हमारे पास जीन पूल। सो चैप्टर नंबर 8 जब हम पढ़ना शुरू कराते हैं या हम स्टडी करते हैं, तो सबसे पहली चीज जो मैं एम्फसाइज करती हूँ स्टूडेंट को, वो है जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी। बिकॉज इस चैप्टर में बहुत सारे इस तरह के टर्म्स यूज होते हैं जो आप कॉमन यूज नहीं करते। तो जब आप इस चैप्टर को शुरू करेंगे तो प्लीज ये कुछ टर्म्स हैं, इनकी डेफिनेशंस याद कर लें ताकि आगे आपको ये चैप्टर बहुत इजीली समझ में आ जाए। जैसे कि जीन्स है, अलील है, डोमिनेंट है, जीनोटाइप है, फिनोटाइप है, ये कुछ टर्म्स हैं, इनकी आपको इजीली डेफिनेशंस भी मिल जाएंगी और ये आपको याद करेंगे तो ये आपको बहुत फायदा देंगे। सो अब बात करते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स की, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स और फाउंडर ऑफ जेनेटिक्स। ग्रेगर जॉन मेंडल का जो काम है वो किस तरह से स्टार्ट हुआ? ही वॉज अ मॉन्क, ही हैव अ गार्डन एंड ही स्टडीड अ लॉट ऑफ पी प्लांट। और मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट थे वो इसने 1863-64 तक एक्सपेरिमेंट किए और पब्लिश करवाए 1865 तक। बट हिज वर्क वॉज नॉट रिकॉग्नाइज्ड क्योंकि काफी टाइम तक इसके वर्क को बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। आफ्टर द 30 or 34 years, 3 scientists, Hugo de Vries, Carl Coran and Shermack, rediscovered his work. और उन्होंने कहा कि जो भी जेनेटिक्स के प्रॉब्लम्स या एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पर, पायसम सैटिवम पर मेंडल ने किए, वो उनकी जो भी ब्रीडिंग करवाई, वो जितने भी रिजल्ट्स हैं अभी तक वो बहुत ऑथेंटिक हैं और वो अब इसी तरीके से इनहेरिटेंस होती है और आगे नस्लों में आती है। आप देख सकते हैं ये हमारे पास ग्रेगर मेंडल है और ये अपने पी प्लांट्स पर काम कर रहे हैं। ये हमारे पास है पी प्लांट, यू कैन सी दैट पायसम सैटिवम। जब भी आप एक्सपेरिमेंट करें किसी भी जेनेटिकली क्रॉप्स पर या आप जीनियात पर काम करना चाहें या रिसर्च करना चाहें, तो लाजमी है कि आप कुछ कैरेक्टर्स को अपने जहन में रखिए। पहला तो ये है द पी प्लांट वर इजी टू ग्रो एंड मेंटेन और कल्टिवेटेड, यानी आप ऐसा प्लांट चूज कीजिए जो आपको बहुत इजीली कल्टिवेट हो और उसकी 3-4 आपको प्रोजेनिस या नस्लें मिल जाएं ताकि आप उस पर रिसर्च कर सकें। देन उनके जेनेटिक कैरेक्टर्स यानी उनका मेल एंड फीमेल पार्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, यानी स्टेमन्स एंड कार्पस क्लियर हो। एंड द पी प्लांट इज एनुअल प्लांट एंड हैज सो मेनी जनरेशंस। प्लांट्स कैन बी स्टडीज इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यानी एक और चीज है इसका लाइफ स्पैन, आपके सामने उस प्लांट का लाइफ स्पैन शॉर्ट होना चाहिए ताकि वो आप उसको 1 साल में 2 दफा या 2 साल में आप उसकी प्रोजेनी बना सकें। इसके अलावा कि ये सेल्फ पोलिनेशन भी हो सके और क्रॉस पोलिनेशन भी हो सके। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब आप हाइब्रिड्स बनाएं वो हाइब्रिड्स फर्टाइल होने चाहिए। मेंडल के जो कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई किए या उसने जिनमें काम किया वो थे 7 कैरेक्टर से कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पी प्लांट के। और इन कैरेक्टर्स में क्या थे? सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर पोजीशन, प्लांट हाइट एंड पॉट शेप एंड पॉट कलर। सो इनमें दोनों चीजें हैं आपके सामने कि सीड शेप राउंड जो है वो डोमिनेंट है और इसका वर्सेस है रिंकल। सो ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स या 7 अलीज जो हैं पैरामीटर्स ने स्टडी किए। और एक और चीज कि जो हम पी प्लांट है उसके क्रोमोसोम भी 7 पेयर्स में है, यानी टोटल 40 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। आप इनमें देख सकते हैं कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं वो
क्लियर है, इंडिकेटेड है कि डोमिनेंट कैरेक्टर कौन कौन से हैं और रिसेसिव कैरेक्टर कौन कौन से हैं। सो इन कैरेक्टर्स के को लेकर ही आगे मेंडल ने अपने लॉज प्रपोज किए। सो चलते हैं उनके लॉज की तरफ। सो मेंडल के जो लॉज थे वो थे लॉ ऑफ डोमिनेंस पे डिपेंड करते थे, और इसका फर्स्ट लॉ कहलाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे हम उर्फ़े आम में अलहदगी का कानून या तफरीक का कानून कहते हैं। सो दिस लॉ स्टेट्स दैट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द alleles separate from each other and only one allele enter into the gametes, and the separation of one allele does not affect on the other allele or hide or mix with the other allele. So यानी जब हम किसी खासियत या किसी किरदार को लेते हैं तो जब गैमेट फॉर्मेशन होती है हर कैरेक्टर अपने आप को इंडिविजुअली शो करता है, कोई भी कैरेक्टर मिक्स या ब्लेंड नहीं होता, इसलिए हम इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहते हैं। और आप इसको इस तरह से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि दिस लॉ स्टेट्स दैट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी गैमेट्स पेयर ऑफ हेरिडिटी फैक्टर्स जीन्स फॉर अ स्पेसिफिक ट्रेट separates so that offspring receive one factor from each parent. इसको शो करने के लिए हमारे पास यहाँ पर इस फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ प्योर ब्रीडिंग टॉल प्लांट है और प्योर ब्रीडिंग डाफ प्लांट है, यानी एक हमारे पास मेल जो है पार्ट है और एक फीमेल है। अब इनमें से जो गैमेट्स बनेंगे वो यकीनन चूंकि मियोसिस है, मियोसिस रिडक्शन डिवीजन है, और इनमें आपके पास हाफ ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम आएंगे, ये हैं गैमेट्स। जब इनकी F1 जनरेशन यानी फर्स्ट फाइलियल जनरेशन बनेगी तो आप देख सकते हैं कि ऑल द प्लांट्स विल बी टॉल, बट दे विल बी हाइब्रिड टॉल, दे विल बी हेटेरोजाइगस नॉट होमोजाइगस, यानी F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन में तो आपको डाफ कैरेक्टर जो कि एक पेरेंट कैरेक्टर है वो नजर नहीं आएगा, लेकिन जब हम इस F1 जनरेशन को सेल्फ फर्टिलाइज या सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे तब हमारे पास क्या रिजल्ट आता है ये आपके सामने क्लियर है कि हमारे पास यहाँ देखिए कि हाइब्रिड कंडीशन में टॉल है एंड देन अगेन हाइब्रिड कंडीशन में टॉल है। जब इनके गैमेट बनाए गए तो गैमेट फॉर्मेशन हुई तो आपके पास टॉल प्योर भी मिला और दो आपके पास टॉल जो हैं वो हाइब्रिड कंडीशन मिले और एक आपके पास डाफ कैरेक्टर भी आया। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ डाफ कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, लेकिन वो हाइड नहीं हुआ, वो मिक्स नहीं हुआ, वो आपके पास जब ये जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन आई तो उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया। और इसी को हम इस तरीके से बता सकते हैं कि यहाँ पे प्योर टाल प्लांट है और प्योर डाफ प्लांट है। जब इनके हम कैरेक्टर्स बनाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ये देखें कि F1 जनरेशन में आपके पास हाइब्रिड फॉर्मेशन में टॉल प्लांट मौजूद है, लेकिन जब हम F2 जनरेशन में जाएंगे तो ये कैरेक्टर्स आपको नजर आएंगे कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी, यानी ये हाइब्रिड फॉर्म में टॉल है, और देन आप ये देखिए कि स्मॉल टी मौजूद है, यानी यहाँ पे ये डाफ है। और रेशियो होगा आपके पास 1:2:1, ये होगा जीनोटाइप रेशियो, और फिनोटाइप रेशियो होगा इसका 3 टॉल एंड 1 डाफ। अच्छा, इसी लॉ को या इसी सेग्रीगेशन को चूंकि ये सिंगल कैरेक्टर को हम पढ़ते हैं तो इसको हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस या सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस भी कहते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि डोमिनेंस के हिसाब से जब हम करते हैं तो सारे पेरेंट्स को जब हम लोग प्योर टॉल को प्योर डाफ से करते हैं तो हमारे पास तमाम प्रोजेनी में 100% टॉल प्लांट्स आते हैं। वाइल सेग्रीगेशन के कानून के हिसाब से जब हम इसको सेल्फ फर्टिलाइज करवाते हैं हाइब्रिड टॉल को हाइब्रिड टॉल से तो हमारे पास 75% टॉल एंड 25% शॉर्ट प्लांट्स आते हैं। सो सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस भी हम इसको कहते हैं या मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं, बिकॉज ओनली वन ट्रेट इज इन्वॉल्व। एक खासियत को हम पढ़ते हैं या उसकी सीड शेप है, सीड कलर है या प्लांट हाइट है, जो भी है। यहाँ पे भी इसको हम बहुत क्लियरली इंडिकेट किया गया है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कि येलो प्लांट है और ग्रीन प्लांट। जब हम इसको हाइब्रिड फॉर्मेशन में देखते हैं क्या होगा, आगे देखते हैं ये प्योर येलो है एंड प्योर ग्रीन प्लांट है। इनके गैमेट्स देखिए कि किस तरह से हैं। जब इनके गैमेट्स फ्यूज होंगे F1 जनरेशन में सब तमाम के तमाम हेटेरोजाइगस होंगे, और आपके ये हेटेरोजाइगस जब सेल्फ फर्टिलाइज करवाए जाएंगे यानी F2 जनरेशन बनाई जाएगी तो हमारे पास यहाँ देख सकते हैं आप कि येलो जो है प्योर येलो मौजूद भी है और हाइब्रिड येलो भी मौजूद है, और इस तरीके से हमारे पास एक ग्रीन भी है। तो जीनोटाइप रेशियो हमारे पास क्या बन जाएगा 1:2:1।
वाइल फिनोटाइप रेशियो हमारे पास क्या होगा 3:1। अब बात करते हैं मेंडल के सेकंड लॉ की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है तो इसके 6 मार्क्स होते हैं। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या आजाद दर्जाबंदी का कानून। इस लॉ के तहत क्या ये लॉ कहता है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट द alleles of different genes are inherited independently within the organism that reproduce sexually। यानी जब आप 2 या 2 से ज्यादा कैरेक्टर्स लेते हैं तो वो इंडिपेंडेंटली अपने जनरेशन आगे जो है बनाते हैं। उनके लाजमी नहीं कि सेम पेरेंटल कैरेक्टर्स आए, वो मिक्सिंग के साथ कैरेक्टर्स, नए कैरेक्टर्स हाइब्रिड फॉर्मेशन में बनाते हैं। या हम कह सकते हैं कि दिस लॉ स्टेट्स दैट different pairs of allele are passed on to the offspring independently. Therefore, inheritance of one gene at one location in the genome does not influence the inheritance of other genes at other location. इसके लिए हमारे पास जो कहलाता है वो इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेट, या इसको हम डाईहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं, बिकॉज इसमें 2 खासियतें या 2 ट्रेट्स इस्तेमाल हो रही हैं, तो इसको हम डाईहाइब्रिड या टू ट्रेट इनहेरिटेंस भी कहते हैं। सो यहां देखिए आप कि यहाँ पे हमारे पास येलो राउंड 2 जो है कैरेक्टर्स हैं, एक सीड शेप है, एक सीड कलर है। येलो राउंड वर्सेस ग्रीन रिंकल। और जब हमारी F1 जनरेशन आप देखते हैं तो ये हमारे पास ये गैमेट्स इस तरह से बनते हैं कि आपके पास हाइब्रिड येलो और हाइब्रिड ही राउंड आता है। जब हम इसकी जो है गैमेट्स बनाएंगे तो कैपिटल Y कैपिटल R के साथ, कैपिटल Y स्मॉल r के साथ, स्मॉल y कैपिटल R के साथ और स्मॉल y स्मॉल r के साथ, और यूं हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन के जीन बनेंगे या गैमेट्स बनेंगे एक पेरेंट के। और इस तरीके से दूसरे पेरेंट में भी हमारे पास बनेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि जब हम इनको क्रॉस करवाते हैं तो जो रिजल्टेंट हमारे पास है उसमें 9 आपके पास येलो राउंड, 3 आपके पास येलो रिंकल, 3 आपके पास ग्रीन राउंड और 1 आपके पास ग्रीन रिंकल्ड सीड आता है। तो फिनोटाइप रेशियो हमारे पास जो बनता है वो बनता है 9:3:3:1। सो अब हम काउंट करते हैं उसी जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो इसी टू ट्रेट इनहेरिटेंस के या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के। सो बहुत इजीली आप इसको काउंट कर सकते हैं कि यहां से देखिए आपके पास ये यहां से लेकर यहां तक ये सारे येलो राउंड हैं, देख लें आप, ठीक है। इस तरीके से यहां से लेकर ये यहां तक येलो राउंड होंगे। देन एक और मैं ये इस तरह से ये आप देखेंगे तो ये 9 आपके पास येलो राउंड हो गए। एक आपके पास जो है ये येलो रिंकल यहां पर है, ठीक है। एक आपके पास येलो रिंकल यहां पर है और एक आपके पास येलो रिंकल यहां पर है। तो इसका मतलब है कि 9 आपके पास जो है वो येलो राउंड है और 3 येलो रिंकल है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि ये देखें आप यहां से तो ये 3 आपके पास ग्रीन भी होंगे और राउंड भी होंगे, और एक लास्ट में आपके पास बच जाएगा, वो है आपके पास ग्रीन भी है और रिंकल भी है। अब आप पूरे चेकर बोर्ड को देख सकते हैं कि इसमें वो कॉम्बिनेशंस भी मौजूद हैं जो पेरेंट्स में नहीं है। यानी पेरेंट्स हमारे पास प्योर येलो राउंड और ग्रीन रिंकल थे, यानी ये और ये हमारे पास थे। अब इसमें कॉम्बिनेशंस क्या आई हैं, येलो रिंकल भी आ गई और ग्रीन राउंड भी आ गई। इस तरीके से बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं कि जब हम इसका जीनोटाइप रेशियो काउंट फिनोटाइप रेशियो काउंट कर सकते हैं तो हम जीनोटाइप रेशियो कैसे नहीं काउंट कर सकते या क्यों नहीं काउंट कर सकते। तो इसको काउंट करना भी बहुत इजी है। किस तरह से आप कर सकते हैं कि इसी को आप बहुत इजीली यहां से लेकर देखें आप कि फर्स्ट जीनोटाइप आपके पास है कैपिटल Y 2 और कैपिटल R के साथ। ये जीनोटाइप आपको कहीं भी नजर नहीं आएगी पूरे चेकर बोर्ड में, तो आपके पास रेशियो बन जाएगा 1। इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो जीनोटाइप है आपके पास कैपिटल Y के साथ कैपिटल R और स्मॉल r के साथ, और एक ये यहां पे मौजूद है, ये भी पूरे चेकर बोर्ड में आपको कहीं भी नजर नहीं आएगी। तो आपके पास हो जाएंगे 2 जो है कैपिटल Y और एक कैपिटल R और स्मॉल r के साथ, ये हो जाएगी आपकी जीनोटाइप 1:2।
और ये जो आपके पास नजर आ रहा है 2 कैपिटल वाई और 2 स्मॉल आर, ये भी आपको पूरे चेकर बोर्ड में कहीं भी नजर नहीं आएगा। सो आप लिखेंगे 1:2:1। अब एक और चीज कि ये हमारे पास यहां से लेकर ये यहां तक ये 4 कॉम्बिनेशंस बिल्कुल सेम है, यानी कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, और इनके साथ ये किसी और जगह आपको नजर नहीं आएंगे। आप पूरा चेकर बोर्ड एक नजर देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप ये हमारा चेकर बोर्ड 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, और यहां पे देखिए कि ये जो है कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर की कॉम्बिनेशन के साथ एक कॉम्बिनेशन आपको यहां मिलेगी और कहीं भी नहीं मिलेगी। तो आप बिल्कुल रिथमेटिकली यहां से स्टार्ट करें, यहां तक लेकर आए इसको, और देखें आपका क्या हो जाएगा 1:2:1:2:4। इसी तरीके से आप यहां से देख लें, आप स्टार्ट कर लें, यहां से अपोजिट कर लें इसको, कि ये देखिए आपके पास क्या है, एक ये कॉम्बिनेशन मौजूद है 2 स्मॉल वाई 2 स्मॉल आर, इसके साथ इसके अलावा पूरे चेकर बोर्ड में ये कॉम्बिनेशन कहीं भी नहीं है। तो क्या हो गया आपका ये रेशियो 1। इसी तरह से आप यहां एक और देख सकते हैं, 2 स्मॉल वाई के साथ एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर और एक यहां पर, ये भी कॉम्बिनेशन आपको कहीं चेकर बोर्ड में नजर नहीं आएगी। तो आप क्या हो गया 1:2, और ये जो है हमारे पास 2 स्मॉल वाई के साथ 2 कैपिटल आर यानी ग्रीन राउंड, ये कॉम्बिनेशन भी आपको कहीं नहीं मिलेगी। इस तरीके से आपके पास यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन है, एक ये और एक ये, आप मुख्तलिफ सिंबल्स लगा के इसको इंटीमेट कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं कि ये रिंकल, येलो रिंकल जो है ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो आपका जो जीनोटाइप रेशियो बन जाएगा वो बड़ा रिदमिकली बन जाएगा 1:2:1:2:4:2:1:2:1, और फिनोटाइप रेशियो जो मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। अच्छा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को जीनियाती तौर पे, यानी ये कब होता है, किस तरह से होता है, क्योंकि हमने फिनोटिपिकली और बहुत सारी चीजें पढ़ ली, लेकिन जीनियाती तौर पे यानी किस स्टेज में ये चीजें आती हैं, वो स्टेज है मियोसिस। क्योंकि आपको पता है मियोसिस वो सेल डिवीजन है विच अकर्स इन जर्मिनल सेल्स और सेक्स सेल्स। ये भी आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई करने के लिए है, ये आपकी सिलेबस या बुक में नहीं है। देखें ये कि ये आपके पास जीनियात है कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, और यहाँ पे आपके पास है ग्रीन रिंकल की, जो हम पहले पीछे पढ़ चुके हैं। मियोसिस होगी तो गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे तो आपके पास जो पेरेंट्स से आएंगे कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर के साथ। जब F1 जनरेशन होगी तो तमाम के तमाम ये सारे जीन्स एक जगह मौजूद हैं। अब हम इसकी F2 जनरेशन जब बनाएंगे तो ये आपको पता है कि मियोसिस जो है वो 2 स्टेजेस में सक्सेसिव डिवीजन्स में डिवाइड होने के बाद होती है, यानी मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 की जो मेटाफेज स्टेज है उसमें क्या हो रहा है, यहाँ आप देखिए कि यहाँ पे आपके पास कॉम्बिनेशन आ गई कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। अगेन यहाँ पे कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब चूंकि एनाफेज स्टेज है, ये अपने आप को सेपरेट होंगे सारे के सारे क्रोमोसोम जो कि इक्वेटर पे जमा थे ड्यूरिंग मेटाफेज 1। अब एनाफेज 1 में जब ये अलग अलग हो रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कैपिटल आर यहाँ वाला जीन जहां जा रहा है, कैपिटल वाई का यहाँ आ रहा है, स्मॉल वाई का यहाँ और स्मॉल आर का यहाँ, और इस तरीके से यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं। देन इसी के साथ आप रिलेट करेंगे इस स्लाइड को, ये वहीं से ली गई है, ये देखिए यहाँ पर। अब इसमें देखें आप कि ये मेटाफेज 2 जब होगा, यानी वही जहां पे ये इक्वेटर पे जमा होंगे, जब ये सेपरेट होंगे तो आपके पास जो गैमेट्स बनेंगे उनकी कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं। कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर, स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर, और यहाँ पे इस तरह से कॉम्बिनेशन जी आ गई। यानी आपके पास ये 1/4 आपके पास ये मिल जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि एक जो है आपका सेल डिवाइड होगा और आपके पास जो है ये 2 हिस्सों में डिवाइड होने के बाद 4 सेक्स सेल बनाएगा। तो यहाँ देखें आप कि यहाँ पे भी इस तरीके से होगा, और ये यहाँ इस तरह से ये रेशियो हमारे पास बन जाएगा 9:3:3:1, यानी F2 जनरेशन जब हमारे पास बनेगी तो उनमें ये कॉम्बिनेशन होंगी, ये मदर से और ये फादर से। ठीक है। अच्छा, अब हम इस लॉ को डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं कि किस तरह से डिफरेंशिएट करें, कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन is in which the 2 copies of each of the heredity factors segregate from each other during the production of gametes while
लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होता है, in which the individual's hereditary factors are independently sorted during the production of gametes when two or more factors are inherited. यहाँ एक सिंगल कैरेक्टर हमें लेना है, यहाँ दो या दो से ज्यादा कैरेक्टर. सो सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फर्स्ट लॉ है मेंडेलियन, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सेकेंड लॉ है मेंडल का. फर्स्ट लॉ जो है वो बिहेवियर जो है ऑफ नॉन लोगोस होमोलोगस क्रोमोसोम को बताता है, जबकि सेकेंड लॉ हमारा अलील्स को डिफाइन करता है. और फर्स्ट लॉ का जो हमारे पास रेशियो मिलता है वो 3:1 फिनोटाइप रेशियो मिलता है, जबकि हमारा जो सेकंड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उसका फिनोटाइप रेशियो होता है 9:3:3:1. क्रॉस यूज्ड टू डिटरमाइन द होमोजाइगोसिटी और हेटेरोजाइगोसिटी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म. और यू कैन से दैट टेस्ट क्रॉस इज द बैक क्रॉस. इसमें आपने इसको बैक क्रॉस करवाना है, बट द क्रॉस ऑफ F1 जनरेशन विद इट्स रिसेसिव पेरेंट्स इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस. यहाँ देखिए आप कि ये हमें नहीं मालूम कि ये जो येलो है ये प्योर है या हाइब्रिड है, जबकि ग्रीन हमें मालूम है कि ये हमारे पास रिसेसिव है. जब हम इस ग्रीन को करेंगे तो क्या हमारे पास कॉम्बिनेशन आएगी, यहाँ पर कैपिटल वाई के साथ कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई. अगर है तो स्मॉल वाई हमारे पास आ जाएगा. इस तरीके से अगर नहीं है हमें मालूम तो हम क्या करेंगे, इस तरह से उसको हाइपोथेटिकली लिखेंगे कि ये कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई, तो तमाम के तमाम हमारे पास यहाँ देखिए ये सारे के सारे येलो आ जाएंगे, कोई भी ग्रीन नहीं होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ हमने कॉम्बिनेशन नहीं दी हुई, हमने उसी कैपिटल वाई को ही यहाँ से लिया गया है. अगर हमारे पास यहाँ पर हो कि ये कॉम्बिनेशन है जिसको हमने स्मॉल वाई के साथ किया है, तो क्या होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई यहाँ नहीं है हमारे पास, हमने इसको रिसेसिव पेरेंट से किया है, तो हमारे पास यहाँ पे रेशियो हो जाएगा 1:1, यानी हमारे पास 50% येलो एंड 50% ग्रीन आ जाएंगे. इसी को हम पुनेट स्क्वायर की मदद से बता सकते हैं. यानी टॉल के प्लांट में अगर हमारे पास प्योर टॉल प्लांट है और प्योर डार्क प्लांट है, तो कॉम्बिनेशन जब हमारे पास F1 में आएंगी तो सारे के सारे हमारे पास टॉल प्लांट आएंगे, 100% टॉल आएंगे, कोई भी हमारे पास डार्क प्लांट नहीं आएगा. इसी तरीके से हमारे पास अगर हाइब्रिड टॉल है और हमारे पास उसी को हम F1 जनरेशन करते हैं, तो भी आप देखें कि हमारे पास यहाँ क्या होगा, कैपिटल टी के साथ, यानी रेशियो 1:2:1 आ जाएगा. यानी ये जो डाफ है हमारे पास उसी सूरत में आएगा जब इसको कोई रिसेसिव पेरेंट मिलेगा. सो हम क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस क्रॉस ऑफ F1 जनरेशन विद इट्स रिसेसिव पेरेंट्स. यहाँ पे रिसेसिव पेरेंट्स होंगे तो हम उसको आराम से मान सकते हैं. यानी अगर हाइब्रिड किसी भी कंडीशन में हाइब्रिड टॉल है या येलो है, तो वो अपने जो अपोजिट कैरेक्टर रिसेसिव उसको एक्सप्रेस होने नहीं देगा. सो बात करते हैं कंप्लीट डोमिनेंस की. तो जो भी मेंडल के लॉ है वो कंप्लीट डोमिनेंस पे डिपेंड करते हैं. यानी इसके जितने भी हमने लॉ पढ़े उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और उसकी मौजूदगी में कोई भी कैरेक्टर अपने आप को शो नहीं कर रहा, लेकिन प्योर फॉर्म में वो शो कर रहा है. लेकिन कुछ इस तरह के हमारे पास क्रॉसेज हैं जिसमें कंप्लीट डोमिनेंस नहीं है, हमारे पास यहाँ पे नहीं आई हमें, वो कहलाते हैं हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस या को डोमिनेंस. वो किस तरह से हम देखते हैं, ये हमारे पास है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी मुकम्मल तौर पर डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को शो नहीं कर रहा in the presence of recessive character. So this condition is known as incomplete dominance, or you can say that when neither of the allele is dominant, rather combine and display a new trait by mixing of the two alleles. It means there will be mixing or blending of the characters. No one will express itself whole soul. Just like in 4 o'clock plant, Mirabilis jalpa, the Colquhoun studied that when he crossed true breeding red flower with white flower, he was very much amazed that in F1 generation he will get only pink color. It means this is intermediate color, not the red is whole soul dominant and not the white is recessive. So when this pink flower self-fertilize again, then the Mendelian ratio, just like he said, that genotype ratio is 1:2:1. So you can see that there is a one red color
2 पिंक एंड 1 व्हाइट इन F2 जनरेशन। इसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कोई भी किरदार अपने आप को कंप्लीटली डोमिनेट नहीं साबित कर सका। इसी तरीके से हमारे पास एक और लॉ है जिसे हम कहते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस क्या है कि जब दोनों कंडीशंस यानी डोमिनेंट और रिसेसिव कंडीशन अपने आप को एक्सप्रेस करें इक्वली, कि ना मैं कम हूं ना मैं कम हूं, दोनों अपने आप को साबित करें इक्वली, यानी साइड बाय साइड आए या इक्वली आए, इसको हम कहते हैं कि कोडोमिनेंस कंडीशन। और ये जो है कैटल्स में ज्यादा ऑब्जर्व किया गया कि यहाँ देखिए कि एक रेड काउ है और व्हाइट काउ है और रेड बुल है। जब इनकी कॉम्बिनेशन बनाई गई तो इनके पास ये एक इंटरमीडिएट जनरेशन आई है। इट मीन्स नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट, नॉट रिसेसिव, दिस इज रॉन कोट कलर, यानी पैचेस में आया है। दोनों कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं और इससे हम कहते हैं कोडोमिनेंस। सो एक्सरसाइज के लिए आप जो है आपकी बुक जो टेक्स्ट बुक है उसमें पेज नंबर 204 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, वो सॉल्व कीजिए ताकि आपको क्रॉसेस आए बनाने आए, क्योंकि बहुत दफा हमारे पास शॉर्ट आंसर्स में क्रॉसेस आते हैं जो कि बहुत आपको 100% मार्क्स दिला सकते हैं कि आप इसको सही तरह से अटेम्प्ट करेंगे तो आपके कोई मार्क्स भी वहां पे कम नहीं किया जाएगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ मैंने कुछ वर्कशीट्स दी हैं, अगर आप इनको कीजिए तो इंशाल्लाह आपकी काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये एक वर्कशीट है सिंपली कि आप यहाँ कॉम्बिनेशन देखिए, इन कॉम्बिनेशंस को बनाइए और अपनी प्रैक्टिस करते रहें घर बैठ के। और इस तरह से एक और वर्कशीट है, ये भी आप देखिए, यहाँ एक और वर्कशीट दी गई है। थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम करेंगे TH मोर्गान की जेनेटिक्स। और if you have any question you can ask me by using my email ID. Thank you so much. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.